पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 1 और 2, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। यहाँ स्लाइड पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल मेटाफर है, जहाँ एक आइस क्यूब पिघल कर पानी बन रहा है और फिर वही पानी गैस बनते हुए दिखाई दे रहा है, और आखिर में एक सूरज का आइकॉन है। हाँ, वो सूरज का आइकन बहुत क्रूशियल है वहाँ। आमतौर पे हम सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में सोचते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? राइट। पर इन नोट्स में क्लियरली बताया गया है कि मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी और 5वीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। BEC और प्लाज्मा। एग्जैक्टली, BEC यानी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है, लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, जिसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। और वो जो सूरज का आइकॉन था, वो प्लाज्मा को दर्शाता है। प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था है। ये बेसिकली एक आयनाइज्ड गैस होती है। सूरज और तारों की चमक और उनकी एनर्जी का मुख्य कारण यही प्लाज्मा होता है। तो एक्सट्रीम कोल्ड BEC हो गया और एक्सट्रीम हॉट प्लाज्मा। बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा डाउट है मेरा। इसी स्लाइड पर फिजिकल और केमिकल चेंज की बात भी हुई है। इन दोनों में बेस डिफरेंस आखिर क्या है? देखिए, बेस डिफरेंस स्थायित्व यानी परमानेंस का है। फिजिकल चेंज अस्थायी यानी टेम्पररी होता है। जैसे मोम का पिघलना। हाँ, मोम पिघल गया, पर है तो वो मोम ही ना। आप उसे वापस ठोस बना सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज स्थायी यानी परमानेंट होता है। ओके। जैसे मोमबत्ती का जलना, जलने के बाद वो धुआं और रोशनी बन गई। अब आप उसे वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते। या फिर दूध से दही बनना, एक बार दही बन गया तो वापस दूध नहीं निकाल सकते उसमें से, नया पदार्थ बन गया। समझ गया। जो इरिवर्सिबल है वो केमिकल चेंज है। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। यहाँ विजुअल्स में मुझे एक गैलेक्सी, एक बादल और एक इंसानी शरीर के आइकॉन्स दिख रहे हैं। ये आइकन्स फैक्ट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगाए गए हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस जगह कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है। हाँ, और ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूज करते हैं। राइट। तो गैलेक्सी आइकन का मतलब है हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलती है। बादल का आइकॉन वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के लिए है, जहां सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। करीब 78%, राइट? हाँ, बिल्कुल। और जो इंसानी शरीर का आइकन है, वहां ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होती है। ओह वेट, मुझे स्लाइड पर एक बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है, जिसमें डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस लिखा है। हाँ, ये सेपरेशन मेथड्स वाला बॉक्स है, जो एग्जाम का सबसे रिपीटेड एरिया है। किसी भी मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं? इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये काफी टेक्निकल लगता है। देखिए, बहुत आसान है। 3 मेथड्स बहुत जरूरी हैं। पहला है ऊर्ध्वापातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। जिसमें सॉलिड सीधा गैस बन जाता है। एग्जैक्टली। नॉर्मली सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, पर यहाँ सीधे गैस। कपूर और आयोडीन इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। उनको अलग करने के लिए यही तरीका यूज होता है। दूसरा कौन सा है? अपाकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये फोर्स पर आधारित है। जिसके कण भारी हैं, वो घूमने पर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना। हाँ। और मेडिकल लैब्स में रक्त या ब्लड की जांच में भी यही मशीन यूज होती है, ब्लड सेल्स को अलग करने के लिए। और तीसरा मेथड? प्रभा जी, आसवान या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टेम्परेचर डिफरेंसेस पर काम करता है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से जब पेट्रोल, डीजल या केरोसिन अलग करना होता है, तब इसका उपयोग होता है। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। यहाँ सेंटर में एक 3D प्लैनेटरी मॉडल बना है। हाँ, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा। सेंटर में न्यूक्लियस और आसपास रिंग्स में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नोट्स में क्लियर लिखा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसने खोजे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, जो सबसे हल्का और नेगेटिव होता है। राइट। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और उसे गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड से जोड़ा जाता है। और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, न्यूट्रल होता है, और इसे जेम्स चैडविक ने खोजा। पर ये सेंटर वाला जो न्यूक्लियस है, इसका पता कैसे चला? ये रदरफोर्ड के बहुत ही फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स मारे, तो देखा कि सेंटर में कुछ बहुत ठोस और पॉजिटिव है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। यहाँ मेरा एक बेसिक डाउट है।
हमें ये कैसे पता चलता है कि उस न्यूक्लियस के आसपास जो रिंग्स हैं उनमें आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके लिए बोर का नियम है। उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, 2n²। 2n²। हाँ, यहाँ n का मतलब है कक्षा या ऑर्बिट का नंबर। जैसे पहली कक्षा, जिसे k कहते हैं, वहाँ n की वैल्यू 1 रखो, तो 2 × 1² मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी कक्षा L में n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो 2 × 2² मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी m में 18 आएंगे। ये बेसिकली बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है एटम के अंदर। हैं एटॉमिक नंबर, मास और आइसोटोप्स। यहाँ के विजुअल्स थोड़े अजीब हैं। एक हड्डी या बोन बनी है, एक रेडिएशन का साइन है और एक थायराइड ग्लैंड का आइकॉन है। ये अजीब लग सकते हैं, पर एग्जाम के लिए ये आइकन्स डायरेक्ट हिंट्स हैं। पर पहले बेसिक्स देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाते हैं, जो असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और एटॉमिक मास? उसे A कहते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जोड़ होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मास हमेशा एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखा जाता है, जैसे सिर के ऊपर भार रखा हो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, Z को तत्व का असली आधार कार्ड क्यों कहा गया है नोट्स में? क्योंकि हर इंसान का आधार नंबर यूनिक होता है ना, वैसे ही हर एलिमेंट के प्रोटॉन्स की संख्या फिक्स्ड होती है। अगर आपने प्रोटॉन्स की संख्या बदल दी, मतलब आपने Z बदल दिया, तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा। कार्बन फिर कार्बन नहीं रहेगा। समझ गया। लेकिन वो जो विजुअल्स थे, हड्डी, रेडिएशन साइन, उनका क्या चक्कर है? वो एग्जाम अलर्ट है। वो आइसोटोप्स या समस्थानिक के यूजेस दिखा रहे हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका Z यानी आधार कार्ड सेम है, पर उनका मास अलग-अलग होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। ओके, तो उनके यूजेस क्या हैं? 4 सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस जो एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। पहला, कार्बन 14। ये फॉसिल्स या जीवाश्मों जैसे पुरानी हड्डियों की उम्र पता लगाने के काम आता है, इसलिए बोन का आइकन था। कार्बन डेटिंग। बिल्कुल। दूसरा, कोबाल्ट 60। इससे निकलने वाली रेडिएशन कैंसर के इलाज में यूज होती है। तीसरा है आयोडीन 131, जिसका इस्तेमाल घेंघा या गॉइटर रोग और थायराइड की जांच के लिए होता है। इसलिए वो थायराइड का आइकॉन था वहाँ। राइट। और आखिरी है सोडियम 24, जो ब्लड सर्कुलेशन में खून का थक्का या क्लॉट पता लगाने में मदद करता है। ये तो सीधे सीधे नंबर स्कोर करने वाली चीजें हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ रूल वर्सेस रियलिटी नाम से टारगेट बोर्ड्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस। ये स्लाइड बेसिकली केमिस्ट्री की उन जिद्दियों को दिखाती है जो रूल्स फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स भरने के 3 मेन रूल्स होते हैं, आउफबाउ, हंड और पाउली। रूल्स तो हैं, पर एग्जाम वाला अपवाद पूछते हैं ना, है ना? मुझे यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन बॉक्स दिख रहा है। हाँ, और वो एक्सेप्शंस है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और कॉपर, जिसका 29 है। ये दोनों परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अपवाद हैं। पर ऐसी क्या रियलिटी है इनकी जो रूल्स तोड़ती हैं? स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का चक्कर है। नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। क्रोमियम और कॉपर देखते हैं कि अगर वो नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे तो उनके d ऑर्बिटल अधूरे रह जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? वो अपने s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन चुराकर d ऑर्बिटल में डाल लेते हैं। क्रोमियम अपने ऑर्बिटल को एग्जैक्ट हाफ फिल कर लेता है, यानी 3d5, और कॉपर उसे कंप्लीटली फुलफिल कर लेता है, 3d10। इन दोनों स्टेट्स में एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, तो स्टेबिलिटी के लिए रूल्स तोड़ देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब अगली 2 स्लाइड्स पर एक साथ नजर डालते हैं। पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री और मॉडर्न टेबल। यहाँ एक टाइमलाइन बनी है और साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड दिख रही है, जिसमें आकार घटने और बढ़ने के एरोज हैं। मेंडलीव से पहले भी कोशिशें हुई थी। डोबेराइना ने ट्रायड्स बनाए, फिर न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स दिए, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह। सा रे गा मा पा। हाँ, पर ये सारे नियम आगे चलकर फेल हो गए। फिर आए मेंडलीव। उनकी टेबल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, और उनकी सबसे बड़ी सफलता पता है क्या थी? क्या? भविष्यवाणी करना। उन्होंने अपनी टेबल में भविष्य के तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। उन्हें पता था कि कुछ एलिमेंट्स अभी खोजे नहीं गए हैं, जैसे वो एका एल्यूमिनियम। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा था कि एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा।
बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेंडेलीव ने सालों पहले प्रिडिक्ट की थी। पर फिर भी उनकी टेबल थोड़ी इम्परफेक्ट थी ना? हाँ, क्योंकि वो एटॉमिक मास पर आधारित थी। फिर मॉजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जो एटॉमिक नंबर यानी Z पर बेस्ड है। ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गई। यहाँ ग्रिड में दिख रहा है, इसमें 7 आड़ी लाइंस हैं जिन्हें पीरियड्स कहते हैं और 18 खड़ी लाइंस हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। परीक्षा में ग्रुप 11 और 18 से बहुत सवाल आते हैं। ग्रुप 11 में सिक्का धातुएं आती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिनको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनसे सिक्के बनते थे। और ग्रुप 18? वो अक्रिय गैसें यानी नोबल गैसेस का ग्रुप है। वो किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीटली भरे होते हैं। और वो आकार या साइज वाले एरोस क्या बता रहे हैं? वो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। अगर आप टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि नई ऑर्बिट्स जुड़ती जाती हैं, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है। बाएं से दाएं घटता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसी सेम ऑर्बिट में ऐड हो रहे हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, तो आकर्षण बल बढ़ जाता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचता है, जिससे एटम का आकार सिकुड़ जाता है। ओह, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 9, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जादुई तथ्य। यहाँ एक थर्मोमीटर, एक चाकू और हीरे के विजुअल्स बने हुए हैं। ये एक्सेप्शंस की दुनिया है। जनरली धातुएं ठोस और कड़ी होती हैं, राइट? हाँ, लोहा, तांबा सब ठोस ही तो होते हैं। पर कमरे के तापमान पर एक अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड यानी द्रव स्टेट में होती है, मर्क्यूरी, जिसे हम पारा कहते हैं। इसलिए वहां थर्मोमीटर का विजुअल है। और अधातुओं में भी ऐसा कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अधातु यानी नॉन मेटल्स में ब्रोमीन अकेली ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। और वो नाइफ या चाकू का क्या चक्कर है? चाकू से काटने वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लोहा काटने में तो पसीने छूट जाते हैं, और ये चाकू से कट रही हैं। हाँ, पर इनके साथ एक बड़ा खतरा है। ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही धमाके के साथ आग पकड़ लेते हैं। ओह, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते होंगे। बिल्कुल, इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये सीधा एग्जाम का अलर्ट क्वेश्चन है। और सुचालकता यानी कंडक्टिविटी पर भी कुछ अलर्ट थे। हाँ, चांदी यानी सिल्वर विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर। वही सीसा यानी लेड धातु होते हुए भी कुचालक मतलब पुअर कंडक्टर है। और वो डायमंड? डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और वैसे देखा जाए तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। आजकल मोबाइल की बैटरीज में लिथियम आयन का ही तो इस्तेमाल होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मेटलर्जी और ओर्स। यहाँ एक बीकर बना है जिसमें से बबल्स उठ रहे हैं। ये मेटलर्जी वो साइंस है जिससे हम धरती के अंदर से मिट्टी और पत्थर में छुपी धातुओं को बाहर निकालते हैं और साफ करते हैं। यहाँ मिनरल और ओर का फर्क समझना जरूरी है। दोनों अलग होते हैं क्या? मुझे तो सेम ही लगते थे। होते तो मिट्टी के ही ढाले। धरती से निकलने वाला हर वो पत्थर जिसमें धातु है वो मिनरल है, लेकिन जिस मिनरल से आप सस्ते में और इजीली धातु निकाल सके सिर्फ वही ओर या अयस्क कहलाता है। ओके, तो सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। एग्जैक्टली। और उनको साफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सल्फाइड ओर्स को साफ करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है। वो जो बीकर और बबल्स वाला विजुअल है ना, वो इसी का है। इसमें झाग बनाया जाता है जिससे धातु झाग के साथ ऊपर आ जाती है। और गरम करने वाले प्रोसेस भी थे कुछ? हाँ, 2 हैं। रोस्टिंग, जिसमें हवा की उपस्थिति में ओर को गर्म करते हैं, और कैल्सिनेशन, जिसमें हवा की अनुपस्थिति या एब्सेंस में गर्म किया जाता है। यहाँ एग्जाम अलर्ट लिस्ट बनी है कुछ प्रमुख अयस्क या ओर्स की। इन्हें तो मुझे लगता है रटना ही पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में ही आते हैं हमेशा। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, मर्क्यूरी का सिनाबार, लीड का गलीना होता है। आयरन के तो सबको पता ही होते हैं, हेमाइटाइट और मैग्नेटाइट। लेकिन एक बहुत स्पेशल है, थोरियम। थोरियम कहाँ मिलता है? इसका ओर है मोनाजाइट सैंड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि भारत में केरला के तटों पर ये मोनाजाइट रेत भारी मात्रा में मिलती है। ये रेडियो एक्टिव भी होता है। वाओ,
चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अलॉयज यानी मिश्र धातुएं। यहाँ तो मजेदार टेक्स्ट ब्लॉक्स बने हैं जहां कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं। ट्रिक्स लग रही हैं ये तो। हाँ, और ये ट्रिक्स लाइफ सेविंग एग्जाम के टाइम पर अलॉयस की कॉम्पोजिशन याद रखना सबसे बड़ा हेडेक होता है। जैसे पहली ट्रिक है पिताजी। पिताजी मतलब फादर। हाँ, वर्ड पिताजी। इससे याद रखो पितल का कॉम्पोजिशन। पी से पितल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी पितल बनता है तांबा और जिंक को मिलाकर। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी है काटा, कांसा के लिए। का से कांसा, ता से तांबा और ता से टिन, यानी तांबा और टिन मिलकर कांसा बनाते हैं। और वो जैकेट वाला? जैकेट गन मेटल के लिए है, जिंक, कॉपर और टिन। और सोल्डरिंग में जो तंग का यूज होता है उसके लिए ट्रिक है लेता, लीड और टिन। एक बात बताओ, ये स्टेनलेस स्टील का पूछा जाता है हमेशा। लोहे में ऐसी कौन सी चीज मिलाते हैं कि उसमें जंग या रस्ट नहीं लगता? वहां क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम ही उसकी ढाल बनता है और उसे रस्ट प्रूफ बनाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स और गैसेस। यहाँ चिप्स के पैकेट और स्कूबा डाइवर के मास्क के आइकॉन बने हैं। पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज की साइंस का सुपरस्टार है ग्राफीन। ग्राफीन? हाँ, ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये दुनिया का सबसे पतला और सबसे शक्तिशाली मटेरियल है। फ्यूचर की फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स और बैटरीज इसी से बनेंगी। और वो चिप्स का पैकेट? वो नाइट्रोजन गैस के लिए है। चिप्स के पैकेट्स फूले हुए होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती तो चिप्स फ्रेश और कुरकुरे रहते हैं। हवाई जहाज के टायरों में भी यही भरी जाती है ताकि आग ना लगे। एक और एग्जाम अलर्ट दिख रहा है मुझे, सफेद फास्फोरस के बारे में। सफेद फास्फोरस इतना रिएक्टिव होता है कि हवा में रखते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में और इसे पानी में। और फ्लोरीन का भी कुछ फैक्ट था ना? फ्लोरीन यानी F पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सबसे आगे है। और वो स्कूबा डाइवर मास्क? नोबल गैसेस। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि डीप सी में प्रेशर बहुत हाई होता है और हीलियम खून में घुलती नहीं है। बाकी नोबल गैसेस के क्या यूज हैं? नियॉन साइन बोर्ड्स में यूज होती हैं, जो चमकते हुए बोर्ड्स होते हैं। और रेडॉन, ध्यान देना, ये वायुमंडल में नहीं मिलती, पर इसका उपयोग कैंसर उपचार में होता है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। केमिस्ट्री का बेस, एसिड, बेस और पीएच स्केल। यहाँ एक रंगीन 0 से 14 तक की पट्टी यानी पीएच स्केल का विजुअल है, जहाँ अलग-अलग लिक्विड्स मार्क किए गए हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है कि जो पानी में घुलकर H+ आयंस दें वो एसिड है, और जो OH- आयंस दें वो बेस यानी क्षार है। इन्हें चेक करने का सबसे आसान तरीका है लिटमस टेस्ट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कलर किसको चेंज करता है। याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। एसिड आखिरी में D आता है, रेड में भी आखिरी में D आता है, तो एसिड नीले लिटमस को लाल यानी रेड कर देता है और बेस इसका उल्टा करता है, लाल को नीला। एक और केमिकल नाम लिखा है, फिनॉल ऑफ थलेन। हाँ, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये एसिड में कलरलेस रहता है, पानी जैसा, पर जैसे ही बेस उसमें डालता है वो सुंदर गुलाबी पिंक कलर का हो जाता है। और पीएच स्केल पर जो वैल्यूज हैं उसमें अलर्ट क्या है? 0 से 14 का स्केल होता है 7 न्यूट्रल है, जैसे शुद्ध जल प्योर वाटर। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। एग्जाम्स में नींबू का पीएच पूछते हैं जो अराउंड 2.2 है, दूध का 6.4 है। और हमारा ब्लड? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, यानी हमारा ब्लड हल्का सा बेसिक होता है। चलो अब इस सेशन की आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। केमिकल बॉन्ड्स, गैस लॉज और रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पानी पर तैरती बर्फ और अल्फा बीटा गामा रेस को पेपर और लीड से गुजरते हुए दिखाने वाला डायग्राम है। केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली एटम्स को जोड़ने वाली गोंद की तरह होते हैं। आयोनिक बॉन्ड में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूसरे को दे देता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। पर वो बर्फ वाला विजुअल क्यों है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं
जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए वो पानी पर तैरती है। यहाँ तक कि हमारे डीएनए की दोनों लड़ियां भी इन्हीं बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। एक बड़ा मजेदार ट्रिक लिखा है गैस लॉज के लिए, TB-PCVG, ये क्या है? ये सुपर ट्रिक है। T कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ TB, P कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ PC और V कांस्टेंट है तो गे-लुसाक्स लॉ VG। इस ट्रिक से तीनों लॉज एक सेकंड में याद हो जाते हैं। और वो जो रेज वाला डायग्राम था रेडियो एक्टिविटी का, हाँ, अल्फा, बीटा और गामा रेज। इनमें से गामा रेज की भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इनको रोकने के लिए मोटे लेड की जरूरत होती है, इसलिए वो विजुअल वहां था। नाभिकीय रिएक्शंस के बारे में भी 2 टर्म्स हैं, फ्यूजन और फिशन। फ्यूजन मतलब संलयन। जब हल्के नाभिक जुड़ते हैं, सूरज की इतनी एनर्जी एनर्जी और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों इसी फ्यूजन की वजह से हैं। और जब भारी नाभिक टूटता है तो उसे फिशन या विखंडन कहते हैं। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटम बॉम्ब इसी पर चलते हैं। तो वी हैव कवर्ड ऑल 14 स्लाइड्स। सो व्हाट डज